नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए हम लोग अगली श्रृंखला स्टार्ट करते हैं बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए और नेट जीआरएफ के लिए। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, समीपतम टिटौरी तारे पृथ्वी से कितने दूर पर हैं? फिर सुन लीजिए, समीपतम टिटौरी तारे पृथ्वी से कितनी दूर पर हैं? ऑप्शन है 800 प्रकाश वर्ष, 200 प्रकाश वर्ष, 400 प्रकाश वर्ष, 1200 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो जो टिटौरी तारे हैं ये 400 प्रकाश वर्ष दूर हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें पहला है, सफ़ेद ड्वार्फ्स बहुत छोटे सितारे होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सफ़ेद ड्वार्फ्स का कथन घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। ड्वार्फ्स के 1 चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है। इसमें ऑप्शन है, देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है? 1 2 3 4 सही है, 1 2 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 सही। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? देखिए, सफ़ेद ड्वार्फ्स बहुत छोटे सितारे होते हैं, सही बात है। सफ़ेद ड्वार्फ्स का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है, ये भी सही है। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है, ये भी सही है। ड्वार्फ्स के 1 चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है, ये भी सही है। यानी 1 2 3 चारों सही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर हम सफ़ेद ड्वार्फ्स की बात करें, मतलब श्वेत वामन की अगर बात करें, इसे श्वेत वामन भी बोलते हैं, श्वेत वामन की अगर बात करें तो इसकी संरचना का पता सर्वप्रथम R.H. फाउबर पता लगाए थे सबसे पहले इसकी संरचना का, श्वेत वामन के। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन है, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है, सबसे छोटा दिन वो हमारी पृथ्वी पर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, सबसे छोटा दिन पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी का आकार की अगर बात करें, इसके आकार की, तो जियोट है, जियोड आकार इसका जियोड है। ठीक, अगर इसका भूमध्य रेखीय व्यास बताएं, भूमध्य रेखीय व्यास ये प्रश्न पूछता है,
भूमध्य रेखीय व्यास वाला और ये ज्योइड वाला, इसका आकार कैसा है तो ज्योइड है। भूमध्य रेखीय व्यास इसका है 12,756, ये भूमध्य रेखीय व्यास है। और ध्रुवीय व्यास की अगर बात करें, ध्रुवीय व्यास इसका 12,714। ये तीनों लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आकार ज्योइड, ठीक। इस ज्योइड को और भी क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है लब्ध्वज गोलाभ, ठीक। और इसका भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,714। इतना तो याद होना चाहिए, क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाइली, गेल तथा विल्सन क्या हैं? हाइली, गेल तथा विल्सन क्या हैं? ऑप्शन है उल्का, धूमकेतु, उपग्रह, क्षुद्रग्रह। तो क्या है? हाइली, गेल तथा विल्सन ये धूमकेतु हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सब क्या हैं? ये सब धूमकेतु हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें 1543 में पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ ब्रह्मांड की संकल्पना प्रस्तुत की? तो ये कौन किए थे? ऑप्शन है इन कॉपरनिकस, आई न्यूटन, हेरोडोटस, अरस्तु। तो पृथ्वी केंद्रस्थ ब्रह्मांड के स्थान पर सूर्य केंद्रस्थ का जो ये संकल्पना लाए थे, ये लाए थे इन कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक, इसी को बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक। और यही बात वो बोले थे कॉपरनिकस कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, सूर्य है। क्योंकि सब लोग ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को मानते थे, सूर्य को नहीं मानते थे। जब ये बताए कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, तो इसी को बताने के लिए इनको फांसी दी गई थी, ठीक। बाद में जब प्रूफ के साथ निकल के आया कि नहीं सूर्य ही जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, तब जाकर उन लोगों को इनकी फांसी देने पे पछतावा हो रहा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था? तो इसमें कौन सा भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, IRS-1A, चीन या मिस्र सदृश प्रदेश में। फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह है? तो प्रथम उपग्रह कौन सा था जो छोड़ा गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो उपग्रह था यही सबसे पहले भारत द्वारा छोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें अब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, यूरेनस, पृथ्वी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बाह्य ग्रह
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनस। यूरेनस जो है ये बाह्य ग्रह है। देखिए जो ग्रह हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन? सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, अब आंतरिक ग्रह में कौन कौन से हैं? इसमें है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। 4 ग्रह हो गए। ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह हैं। ठीक, बाह्य ग्रह में कौन कौन से हैं? बाह्य ग्रह में इसमें है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 4 ग्रह ये बाह्य हैं। इसी अरुण को यूरेनस बोलते हैं, वरुण को नेपच्यून इंग्लिश में। ओके, क्लियर इतना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बुध। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा तारा या जुड़वा ग्रह बोलते हैं और इसे भोर का तारा, शाम का तारा और सबसे अधिक गर्म ग्रह, ये सब ऑप्शन शुक्र ग्रह में मिलते हैं। ठीक, चलिए अगला अगर बात करें, हाँ एक और, इसे पृथ्वी की बहन या भगिनी भी बोलते हैं। ये सब प्रश्न पूछता है, जितना बता रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, जेम्स, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? जेम्स, टाइटन, हाइपेरियन आदि किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो जेम्स, टाइटन, हाइपेरियन किस ग्रह के उपग्रह हैं? ऑप्शन है बृहस्पति, वरुण, शनि, मंगल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। ये सब जो हैं वो शनि के उपग्रह हैं। ठीक, चलिए अगला बात करें। अब अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? किस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा पाया जाता है? ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, बुध, शनि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। बृहस्पति पर लाल धब्बा पाया जाता है और शनि को जो है वो काला ग्रह कहते हैं। मंगल को जो है वो लाल ग्रह कहते हैं। ठीक, कल मैं इसके एक ट्रिक भी आप लोगों को बताया था, जो लोग नहीं देखे होंगे वो लोग जाके देख लेंगे। उसमें मैं सभी ग्रहों का उपनाम के बारे में एक ट्रिक बताया था पिछली क्लास में। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है, पृथ्वी 365.25 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। मंगल जो है वो 525 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। बुध ग्रह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है। अरुण ग्रह 84 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह 525 दिनों में सूर्य की परिक्रमा नहीं करती है। ये जो परिक्रमा करती है वो 687 दिन में करती है। ठीक, ये 687 दिन में परिक्रमा करती है। ठीक, अगर हम यहीं पे बात कर लें सभी ग्रहों की, कौन कौन से ग्रह किस किस कितने कितने दिनों में पूरा करती हैं, तो आइए पहले बता देते हैं यही भी सब के बारे में। ठीक, बुध ग्रह 88 दिनों में, सही है। शुक्र की अगर बात करें, शुक्र की, तो शुक्र जो है वो 225 दिनों में करती है, 225 दिन में। ठीक, पृथ्वी 365, सही है। उसके बाद बृहस्पति की अगर बात करें, बृहस्पति, तो बृहस्पति 11.86 वर्ष में। शनि 29.5 वर्ष में। अरुण 84 वर्ष में, सही है। वरुण जो है, वरुण 164.8 वर्ष में। ये है इन लोगों को, इन सभी लोगों का परिक्रमा करने का शेड्यूल। ठीक, चलिए नेक्स्ट, ये सब पूरा जो है याद कर लीजिएगा आप लोग, कहीं लिखकर, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इधर ग्रह है, इधर सूर्य से दूरी है। पृथ्वी 20.88 करोड़ किलोमीटर, मंगल 22.79 करोड़ किलोमीटर, बृहस्पति 77.85 करोड़ किलोमीटर, शनि 143.3 करोड़ किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो सूर्य से दूरी है पृथ्वी की, ये 20.88 करोड़ नहीं है, ये है 14.96 करोड़। और मंगल का सही है 22.79, बृहस्पति का सही है 77.85, शनि का भी सही है 143.3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, यूरेनस। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो है वो शुक्र है। ठीक, शुक्र है सबसे निकट। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुत्तम तरंग लंबाई से बृहत्तम तरंग लंबाई का सही अनुक्रम है?
फिर सुन लीजिए, निम्न में से कौन एक सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण की लघुत्तम तरंग लंबाई से, मतलब छोटे से बड़े, बृहत्तम तरंग लंबाई का सही अनुक्रम है? ऑप्शन अब देखिए, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, पराबैंगनी रश्मियाँ, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड रश्मियाँ, रेडियो तरंग। दूसरा ऑप्शन दिया है पराबैंगनी रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, इंफ्रारेड रश्मियाँ, रेडियो तरंग। तीसरा ऑप्शन रखा है पराबैंगनी रश्मियाँ, इंफ्रारेड रश्मियाँ, रेडियो तरंग रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ। लास्ट ऑप्शन रखा है इंफ्रारेड रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, रेडियो तरंग, पराबैंगनी रश्मियाँ। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी रश्मियाँ, दृश्य प्रकाश रश्मियाँ, इंफ्रारेड रश्मियाँ और रेडियो तरंग। ये इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें अब। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच, क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच के ग्रह हैं। तो क्षुद्र ग्रह एवं सूर्य के बीच के ग्रह कौन कौन से हैं? देखिए ऑप्शन, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। दूसरा है बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तीसरा ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अगला प्रश्न है बुध, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्योंकि जो ये क्षुद्र ग्रह है ये हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। तो ये पूछा है क्षुद्र ग्रह और सूर्य के बीच, तो सूर्य और क्षुद्र ग्रह, क्योंकि अब ये क्षुद्र के बाहर हो जा रहा है बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, तो उसके पहले जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यही ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं। पुच्छल तारे चमकते हुए आकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं। अब किसका परिक्रमा करते हैं? बृहस्पति की, पृथ्वी की, सूर्य की, चंद्रमा की। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ग्रहों का निर्माण नेबुला से अलग हुए 9 छल्ले के समस्त पदार्थों के 9 गांठों के रूप में समूहन के कारण हुआ है। दूसरा ऑप्शन है, ग्रहों का निर्माण नेबुला से निकले मौलिक एवं छल्ले से पुनः निकले 9 छल्ले के समस्त पदार्थों के अलग अलग समूहन के कारण हुआ है। अगला ऑप्शन है, ग्रहों का निर्माण ग्रहाणुओं के समूहन के कारण हुआ है। फिर अगला है, ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, ग्रहों का निर्माण फिलामेंट से हुआ है। और फिलामेंट से हुआ है, इस फिलामेंट का शब्द का प्रयोग कौन किया था? जेम्स, रुकिए, इस फिलामेंट का प्रयोग कौन किया था? जेम्स जीन्स, जेम्स जीन्स किए थे। और ये किस में किए थे? तो इनकी एक परिकल्पना थी, ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना बहुत फेमस है, क्योंकि इसी को सबसे ज़्यादा योगदान मिला है ग्रहों में, ठीक, और पृथ्वी की उत्पत्ति में। और इसी का सबसे ज़्यादा पूछता भी है। और ये फिलामेंट शब्द दे के पूछता है कि फिलामेंट शब्द कौन दिया था? तो जेम्स जीन्स दिए थे। और इनके साथ जेफरीज भी देगा, जेफरीज, ठीक, जेम्स जीन्स जेफरीज। चलिए अगले प्रश्न की ओर अब चलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, कथन कारण का प्रश्न है, जिसमें पहला कथन है, पृथ्वी पर दिशाएं विवेकाधीन होती हैं। कारण है, एक गोलाकार धरातल के न तो किनारे होते हैं, न आदि न अंत। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं। ऑप्शन है अपोजी, पेरिजी, अपसौर, उपसौर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, और जब न्यूनतम दूरी हो तो उसे उपसौर कहते हैं। ये न्यूनतम दूरी में होता है, ठीक। जब चंद्रमा की बात करें, जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के समीपस्थ और दूरतम होता है, तब पेरिजी और अपोजी का होता है। जब चंद्रमा दूर होगा पृथ्वी से तो अपोजी होगी, और जब चंद्रमा पृथ्वी से पास होगा तब वो पेरिजी होगी। ये दोनों जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक। ये भी पूछता है, इसलिए मैं इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर दिया। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उपग्रह है, सूची 2 में संबंधित ग्रह। ऑप्शन है एरियल शनि, गैनीमीड बृहस्पति, चरोन प्लूटो, टाइटन यूरेनस। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 3 1 4, 3 1 2 4, 4 2 3 1। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आइए सबसे पहले मिलाते हैं। सबसे पहले मिलाते हैं एरियल को, तो एरियल का हो जाएगा यूरेनस, मतलब 4, ठीक। और इसमें 4 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? सिर्फ एक में 4 दिख रहा है। तो जब सिर्फ एक में दिख रहा है 4, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन पूरा मिला लेते हैं। जो गैनीमीड है, गैनीमीड ये बृहस्पति का है, दूसरा हो जाएगा। चरोन की अगर बात करें तो चरोन जो है ये
प्लूटो का है। ठीक, टाइटन की अगर बात करें, टाइटन शनि का है। तो 4, 2, 3, 1 सही। ठीक, ये जो प्लूटो रखा जा रहा है अभी भी एग्जाम में, क्योंकि अभी भी एग्जाम में इसको रख के प्रश्न पूछ लेता है, इसीलिए इसको अभी भी प्रश्न में रख दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म संक्रांति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, सूर्य कर्क रेखा पर होता है। सूर्य कर्क रेखा पर होता है। सूर्य मकर रेखा पर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ग्रीष्मकालीन संक्रांति के बारे में पूछ रहा है। तो ग्रीष्मकालीन संक्रांति में देखिए ऑप्शन रखा है 1 और 2 सही है, 2 और 4 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। जब ग्रीष्म संक्रांति होती है तो सूर्य कर्क रेखा पर होता है, ये सही है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है जब उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक, ये होता है ग्रीष्म संक्रांति में। शीत संक्रांति की अगर बात करें तो शीत संक्रांति में क्या होता है कि सूर्य जो है वो मकर रेखा पर होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उल्टा होता है दोनों का, ग्रीष्म और शीत का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? ऑप्शन है शुक्र, शनि, बृहस्पति, अरुण। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। ठीक, क्योंकि अभी बीच में शनि हो गया था लेकिन अब फिर बृहस्पति हो गया। बृहस्पति का भी 92 हो गए हैं, शनि के जो है वो 82। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? स्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? बृहस्पति शुक्र के, बृहस्पति अरुण के, बृहस्पति शनि के, बृहस्पति मंगल के। तो जो स्टेरॉयड हैं इसी को जो है क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह इसी को बोलते हैं और ये सही है बृहस्पति और मंगल के बीच में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाली आकाशीय पिंडों को कहा जाता है? ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को कहा जाता है? ऑप्शन है तारे, निहारिका, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपग्रह। ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे बोलते हैं उपग्रह। ठीक, चलिए ये मत सोचिए कि ये सब ग्रहों से ही सिर्फ प्रश्न लगाएं, नहीं, ग्रहों का प्रश्न तो मैं इकट्ठा एक जगह कर दिया हूँ सब। और इसके बाद जो है कुछ थॉट से भी क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से उसमें कौन कौन से हैं, ऐसे इसी करके मैं पूरा जो है कवर करा दूंगा आप लोगों को। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ऑप्शन है फैदम, समुद्री मील, प्रकाश वर्ष, मानक मील। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से जो है वो आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें मानक मील, जो मानक मील कितने इंच का होता है, किसी को पता है। मानक मील जो होता है वो 63,360 इंच का होता है। 63,360 इंच प्रश्न पूछता है, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मैगेलन अभियान निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है। मैगेलन अभियान निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है। ऑप्शन है मंगल, बृहस्पति, शनि, यम या कुबेर। तो मैगेलन अभियान किससे संबंधित था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। जो मैगेलन है वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। ये जो मैगेलन मिशन था ये नासा द्वारा 1989 में भेजा गया था। ठीक, 1989 में भेजा गया था। अगला प्रश्न अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भोर का तारा, सायंकाल का तारा भी कहलाता है। तो इसके बारे में बहुत बात हो गई है। ये शुक्र है, बहुत ज़्यादा इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, बुध सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे बड़ा। ये बृहस्पति सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न अगर देखें तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग होगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा। ये टीएसटी पीएसटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन है नीला, सफ़ेद, काला, पीला। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन हो जाएगा काला, ऑप्शन नंबर सी। वो वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग काला दिखेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत तगड़ा प्रश्न है। उस कल्प का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। तो कौन सा कल्प है। ऑप्शन है प्राचीन कल्प, पूर्वजीवी कल्प, मध्यजीवी कल्प, तृतीय कल्प। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन कल्प। जो प्राचीन कल्प है ये सबसे पुराना कल्प है और ये प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित है, प्राचीन कल्प। अगला प्रश्न है आकार के अनुसार सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। इसमें देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक जगह आपको बृहस्पति तथा प्लूटो मिलेगा और एक जगह आपको बृहस्पति और बुध मिलेंगे। इसको आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर ऑप्शन में बृहस्पति तथा प्लूटो रखेगा तो आप इसे सही करेंगे, नहीं तो प्लूटो अब हटा दिया गया है। अगर इसे नहीं रखेगा तो इस प्रश्न को रखेगा बृहस्पति तथा बुध को, तब आप इसे लगाएंगे। ठीक,
आपको दोनों आंसर बता दिया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा लीजिएगा, क्योंकि उस समय जब यहाँ प्लूटो दिया था तो इसे सही माना था इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगर प्लूटो नहीं देगा तब ये देगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मंगल यानी मार्स, बृहस्पति, जुपिटर ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं। तो उन छोटे पिंडों क्या कहते हैं? अवांतर ग्रह, एस्टेरॉइड्स, निम्न ग्रह, इन्फीरियर प्लैनेट्स, उच्च ग्रह, सुपीरियर प्लैनेट, पुच्छल तारे, कॉमेट्स। तो ये कौन से हैं? अभी मैं इसके बारे में बात भी किया था। उसे अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसे क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह या एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न और अगला प्रश्न है, किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी, क्योंकि इसके बारे में अभी कल मैं बताया था, आप लोगों को ट्रिक भी बताया था। हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, लाल है मंगल, शनि है काला और अरुण पर हरियाली। ठीक, तो नीला ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, सौर परिवार का विशालतम ग्रह है, सौर परिवार का सबसे विशालतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शनि, अरुण, बृहस्पति, वरुण। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अभी मैं इसके बारे में बात किया था, सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला होता है क्योंकि, पहला ऑप्शन रखा है विभिन्न प्रकाश के संयोग यानी मिश्रण से नीला रंग उत्पन्न होता है, धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है, 1 और 2 दोनों सही है, उपरोक्त सभी गलत। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धूल कण द्वारा प्रकाश छितराया जाता है। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि इसी से प्रकाश, नीले रंग का प्रकाश प्रकीर्णन होता है। चलिए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, पुच्छल तारा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उल्काएं। जो उल्का हैं इन्हीं से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है, लगभग में पूछा है, लगभग। ऑप्शन है 2000 सेंटीग्रेड, 3000 सेंटीग्रेड, 4000 सेंटीग्रेड, 5000 सेंटीग्रेड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5000 सेंटीग्रेड, क्योंकि ये 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ लगभग पूछा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी 5000 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? ऑप्शन है 1496,
1496 के आगे 5 जीरो, 1496 के आगे 4 जीरो, 1964 5 जीरो, 1469 5 जीरो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अभी मैं इसके बारे में बात किया था आप लोगों से। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1496 और 5 जीरो। ठीक, चलिए अगला देखें। इसे 14 करोड़ 96 लाख बोलते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है 1.3 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा का पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में। और सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है पृथ्वी पर? तो 8.16.8 मिनट 16.6 सेकेंड। ठीक, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को कथन अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए संकेतों के अपने उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है, अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। कारण है, वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं। तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, सूर्य किरीट, सूर्य धब्बा। तो सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। और इसी प्रकाश मंडल को संवहनी मेखला सतह भी कहते हैं। अब दोनों में से एक कोई भी ऑप्शन में रख सकता है। ठीक, दोनों में से कोई भी ऑप्शन रख सकता है, या तो प्रकाश मंडल रख सकता है या संवहनी मेखला सतह रख सकता है। तो इतना आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा इसके बारे में। चलिए अगला देखते हैं। आ गया बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए। किसे सामान्यतः इस विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कि हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका था। ठीक, फिर से प्रश्न सुन लीजिए। किसे सामान्यतः इस विचार की वैधता को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कि एक हिमयुग था जिसके दौरान उत्तरी अमेरिका का अधिकांश भाग बर्फ की चादर से ढका था। ऑप्शन है जूकर, आगासिज, रैमसे, डब्लू पेंक। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अगासिज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो बताए थे उस समय 4 हिमयुग आए थे यूरोप में। कौन कौन से 4 हिमयुग आए थे यूरोप में, देखिए इसके बारे में पहले भी मैं चर्चा किया हूँ, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए, याद हो जाएगा फिर से, क्योंकि पूछता है इसका क्रम भी। गुंज, मिंडेल, रीस, वुर्म। गुंज, मिंडेल, रीस, वुर्म, ये यूरोप का था। और इनका सहयोग जो करने वाले थे वो पेंक और ब्रुकनर थे। ये लोग भी अगासिज का जो है इसमें सहयोग किए थे। और उत्तरी अमेरिका में भी आया था। उत्तरी अमेरिका में भी 4 हिमयुग आए थे। कौन कौन? नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। ठीक, ये 4 नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइन, विस्कॉन्सिन ये उत्तरी अमेरिका में आए थे। यूरोप में जो है वो गोंज, मिंडेल, रीस, वुर्म आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इनमें से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ऑप्शन है इयोन, महाकल्प, कल्प, युग। सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इयोन। इयोन जो है इसकी अवधि सबसे लंबी है। ठीक, इसकी अवधि जो थी वो 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष तक थी। 4 अरब वर्ष तक। किसका? इयोन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन सन 1919 में किसने किया था? जो पिछला प्रश्न ध्यान से देखा होगा इसका आंसर आसानी से दे देगा। ज्वारीय परिकल्पना के बारे में मैं पीछे भी बात किया था। ऑप्शन सुनिए, लाप्लास, सर जेम्स जीन्स, टी.सी. चेम्बरलिन, आर.एस. मोर्गन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स जीन्स। जो जेम्स जीन्स हैं ये सही ऑप्शन है, सर जेम्स जीन्स। सिगार या फिलामेंट का यही प्रयोग किए थे। अभी मैं पीछे बात किया था ना, उसे सिगार भी बोलते हैं, सिगार या फिलामेंट, इसे याद रखिएगा, यही प्रयोग किए थे। ये पूछता है लाप्लास की अगर बात करें तो इनकी निहारिका परिकल्पना थी। निहारिका परिकल्पना, ठीक। चेम्बरलिन का ग्राहाडु परिकल्पना थी। ग्राहाडु परिकल्पना। इस सब से प्रश्न बहुत बनते रहते हैं, हर एग्जाम में बनते रहते हैं, कोई भी एग्जाम हो। इस सब पे ध्यान देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवधि में कशेरुकी जानवरों की प्रथम उपस्थिति मानी जाती है? निम्नलिखित में से किस अवधि में कशेरुकी जानवरों की
प्रथम उपस्थिति मानी जाती है? ऑप्शन है मायोसीन काल, कैम्ब्रियन काल, ऑर्डोविशियन काल, ट्रियासिक काल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डोविशियन काल में कशेरुकी जानवरों की प्रथम उपस्थिति मानी जाती है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिकल्पना होयल एवं लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई? निम्न में से कौन सी परिकल्पना होयल एवं लिटिलटन द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन है नोवा परिकल्पना, ज्वारी परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो होयल एवं लिटिलटन द्वारा जो है वो नोवा परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी, नोवा परिकल्पना। ठीक, होयल एवं लिटिलटन द्वारा। चलिए अगला अगर बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ? निम्नलिखित में से किस काल में भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ? ऑप्शन है कार्बोनिफेरस काल, क्रिटेशियस काल, सिल्यूरियन तथा डिवोनियन काल और प्री कैम्ब्रियन काल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्यूरियन तथा डिवोनियन काल में। सिल्यूरियन तथा डिवोनियन काल में जो है भूमि की सतह पर पौधों की उत्पत्ति और उपनिवेशीकरण शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसेल के द्वैतारक परिकल्पना के बारे में सही है? तो रसेल का जो द्वैतारक परिकल्पना था उसके बारे में कौन सा सही है? पहला है, रसेल उस विचार का था कि सूर्य के चारों ओर 3 तारे घूमते थे। दूसरा है, इस परिकल्पना ने साथी तारे से बाहर निकले पदार्थ से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की है। अगला है, इस सिद्धांत को कांट द्वारा 1950 से 60 में प्रस्तुत किया गया था, सन 1972 में मान्य किया गया था। अगला ऑप्शन है, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सभी पदार्थ सघन तथा विशाल आदि पदार्थ के रूप में मौजूद थे। तो इनका सही ऑप्शन कौन सा है? तो जो रसेल के द्वैतारक परिकल्पना से संबंधित है वो ऑप्शन नंबर बी है। इस परिकल्पना ने साथी तारे से बाहर निकले पदार्थों से ग्रहों के निर्माण की व्याख्या की जो है, और यही ये माने थे। और ये दिए कब थे? 1937 में दिए थे, 1937 में। बस आज के लिए इतना ही है। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स से, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ जो है, खोज खोज के प्रश्नों को ला रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।